शहर के सबसे बड़े अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। हर तरफ शोर था, कैमरे फ्लैश हो रहे थे। आज एक ऐसा केस था जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। एक माँ अपने ही सगे बेटे के खिलाफ गवाही देने वाली थी। कहानी शुरू होती है 20 साल पहले। सुमित्रा एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पति की मौत के बाद गाँव वालों ने उसे बहुत सताया, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, सिलाई की और भूखे पेट सोकर अपने बेटे आर्यन को पढ़ाया। आर्यन उसकी आंखों का तारा था। सुमित्रा कहती थी, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा और गरीबों का मसीहा बनेगा। वक्त बदला, सुमित्रा की मेहनत रंग लाई। आर्यन पढ़ लिख कर शहर का बड़ा नाम बन गया। उसने अपनी माँ को एक आलीशान बंगले में रखा। सुमित्रा को लगता था कि उसकी तपस्या पूरी हो गई। आर्यन बहुत शांत और संस्कारी दिखता था। एक रात जब शहर में भारी वर्षा हो रही थी, आर्यन घर लौटा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। वह सीधा अपने कमरे में जाकर छिप गया। सुमित्रा को लगा कि शायद ऑफिस का कोई तनाव होगा, लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकी। इंस्पेक्टर ने सुमित्रा से कहा, हमें आर्यन को गिरफ्तार करना होगा। उस पर एक मासूम लड़की माया की हत्या की कोशिश और उसे गहरी चोट पहुंचाने का आरोप है। जसमदीदों का कहना है कि उन्होंने आर्यन की गाड़ी उस लड़की की टक्कर मारते और फिर उसे खाई में फेंकते देखा है। सुमित्रा का पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आर्यन से पूछा, बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? तू ऐसा नहीं कर सकता। आर्यन ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। वो लड़की खुद मेरी गाड़ी के सामने आई थी। अगले दिन सुमित्रा छुपकर उस अस्पताल पहुंची जहाँ वो लड़की माया भर्ती थी। माया की हालत देखकर सुमित्रा की रूह कांप गई। वह कोमा में थी, उसकी चेहरा पट्टियों से ढका था। वहाँ बैठी एक नर्स ने सुमित्रा को बताया, बेचारी अनाथ है। सुना है किसी रईसजादे ने अपनी हवस और गुस्से में उसे कुचल दिया और जब ये बच गई तो उसे मारने के लिए खाई में फेंक दिया। सुमित्रा के कानों में आर्यन की आवाज गूंज रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसकी आत्मा इसे झकझोर रही थी। तभी सुमित्रा को अस्पताल के कचरे के डिब्बे में आर्यन की शर्ट का एक टूटा हुआ बटन मिला जो माया के हाथ में फंसा हुआ था। यह वही शर्ट थी जो सुमित्रा ने आर्यन को उसके जन्मदिन पर दी थी। सुमित्रा को समझ आ गया कि उसका बेटा मसीहा नहीं बल्कि एक गुनहगार है। एक तरफ वो बेटा था जिसे उसने खून पसीने से सींचा था और दूसरी तरफ वो इंसाफ था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। कोर्ट का दिन आया। आर्यन के महंगे वकीलों ने सारे सबूत मिटा दिए थे। माया के पास बोलने के लिए आवाज नहीं थी और कोई गवाह नहीं बचा था। जज ने पूछा, क्या इस अदालत में कोई ऐसा है जो आर्यन के खिलाफ गवाही दे सके? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, मैं गवाही दूंगी। सबने मुड़कर देखा, वो सुमित्रा थी। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाया, माँ ये आप क्या कर रही हैं? सुमित्रा भारी कदमों से कटघरे की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे पर इरादे पत्थर की तरह मजबूत। अदालत के कमरे में भारी सन्नाटा था। आर्यन की आंखों में डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। वह फुसफुसाया, माँ आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपका इकलौता सहारा हूँ। सुमित्रा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह कांपते हाथों से कटघरे के लकड़ी के स्टैंड को पकड़कर खड़ी हो गई। आर्यन का वकील मिस्टर सिंघानिया शहर का सबसे चालाक वकील था। वह सुमित्रा के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, जज साहब, सुमित्रा जी एक विधवा माँ है। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। अपने पति की मौत के बाद ये अक्सर बहकी बहकी बातें करती हैं। ये जो गवाही देने आई हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे पर उसने अपनी आवाज को टूटने नहीं दिया। उसने कहा, साहब मैं पागल नहीं हूँ। मैं उस बेटे की माँ हूँ जिसने अपनी ऊंची उड़ान के लिए एक मासूम के पंख काट दिए। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वो शर्ट का टूटा हुआ बटन था जो उसने अस्पताल में ढूंढा था। सुमित्रा ने जज को बताया कि कैसे उसने उस रात आर्यन के कपड़े फटे हुए देखे थे और कैसे यह बटन माया के जख्मी हाथों में मिला था। तभी आर्यन ने एक नई चाल चली। वह कटघरे में फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, साहब मेरी माँ को गलतफहमी हुई है। वो बटन शायद ऑफिस में कहीं गिर गया होगा। माया मेरी कर्मचारी थी। मैं उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगा? माँ आप किसी के बहकावे में आकर अपने बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? पूरे कोर्ट में लोग फुसफुसाने लगे। कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को जेल भेजना चाहती है? सुमित्रा को समाज के तानों का सामना करना पड़ रहा था। तभी सरकारी वकील के पास एक कॉल आया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने जज को बताया, हुजूर माया की हालत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि वह शायद आज की रात भी न निकाल पाए। अगर माया मर गई तो आर्यन पर सीधा हत्या का केस चलेगा। सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उसने जज से विनती
विनती की, साहब मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित करूंगी कि आर्यन बेगुनाह नहीं है। मुझे आर्यन के उस पुराने कमरे की तलाशी लेने की इजाजत दी जाए जिससे उसने ताला लगा रखा है। सिंघानिया आर्यन का वकील ने तुरंत विरोध किया। ये निजता का उल्लंघन है, लेकिन जज ने सुमित्रा की आंखों की सच्चाई देखी और आदेश दिया। सुमित्रा पुलिस के साथ उस आलीशान बंगले में पहुंची। आर्यन के उस गुप्त कमरे का ताला तोड़ा गया। अंदर जो मिला उसे देखकर सुमित्रा की चीख निकल गई। कमरे की दीवारें पर माया का दर्जनों तस्वीरें थी जिन्हें काटकर उन पर क्रॉस बनाया गया था। वहां एक डायरी मिली जिसमें आर्यन ने लिखा था कि कैसे माया ने उसकी गंदी हरकतों का विरोध किया था और कैसे आर्यन ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और नाम लिखा था, अगला शिकार, इंस्पेक्टर रघु, वही इंस्पेक्टर जो केस की जांच कर रहा था। सुमित्रा को वो डायरी लेकर वापस कोर्ट की तरफ भाग रही थी। तभी रास्ते में एक काली गाड़ी ने उसकी टैक्सी को टक्कर मार दी। गाड़ी से कुछ गुंडे उतरे और सुमित्रा से वो डायरी छीनने की कोशिश करने लगे। सुमित्रा डायरी को अपने सीने से लगाए सड़क पर गिर पड़ी। उसी समय अस्पताल में माया की धड़कनें रुकने वाली थी। क्या सुमित्रा सबूत लेकर कोर्ट पहुंच पाएगी या आर्यन अपनी मां को ही रास्ते से हटा देगा? सड़क पर बारिश तेज हो रही थी। सुमित्रा के सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसने उस डायरी को अपने सीने से ऐसे चिपकाए रखा था जैसे वो उसकी अपनी जान हो। गुंडे ने उसे धक्का दिया, उसे जमीन पर घसीटा, पर सुमित्रा की मुट्ठी नहीं खुली। वह चिल्लाई, मर जाऊंगी पर अपने बेटे को हैवानियत की जीत नहीं मनाने दूंगी। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ को आता देख गुंडे घबरा गए और गाड़ी में बैठकर भाग निकले। सुमित्रा अधमरी हालत में उठी। उसके पैर टूट चुका था, लेकिन वह रेंगते हुए सड़क किनारे पहुंची और एक रिक्शे वाले की मदद से सीधा कोर्ट की तरफ बढ़ी। इधर कोर्ट में वक्त निकलता जा रहा था। आर्यन का वकील सिंघानिया जज से कह रहा था, साहब सुमित्रा जी नहीं आई। साफ है कि उनके पास कोई सबूत नहीं था और वो कोर्ट को गुमराह कर रही थी। अब और इंतजार करना समय की बर्बादी है। मेरे मुवक्किल आर्यन को बाइज्जत बरी किया जाए। जज ने हथौड़ा उठाया ही था, तभी कोर्ट का दरवाजा धड़ाम से खुला। फटे हुए कपड़ों में खून से लथपथ सुमित्रा अंदर दाखिल हुई। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आर्यन का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां इस हालत में भी वापस लौट आएगी। सुमित्रा ने वो डायरी जज के मेज पर रख दी। उसने हाँफते हुए कहा, ये रहा सबूत, मेरे बेटे की लिखी मौत की दास्तान। जज ने डायरी पढ़ी। आर्यन की आंखों में अब डर नहीं बल्कि पागलपन था। लेकिन तभी आर्यन का वकील सिंघानिया हंसा और बोला, जज साहब, इस डायरी की हैंडराइटिंग की जांच होनी चाहिए। मुझे शक है कि ये सुमित्रा जी ने खुद लिखी है ताकि अपने ही बेटे को फंसा सके, क्योंकि आर्यन ने इन्हें घर से निकालने की बात कही थी। सुमित्रा दंग रह गई। एक मां पर इतना बड़ा इल्जाम। मामला फिर से लटक गया। जज ने लिखावट की जांच फॉरेंसिक के लिए 2 घंटे का समय दिया। उसे दौरान अस्पताल से खबर आई कि माया को होश आ गया है, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ इशारे कर रही थी। सुमित्रा तुरंत अस्पताल भागी। माया ने सुमित्रा को देखा तो उसकी आंखों में खौफ भर गया। वह सुमित्रा को भी आर्यन की मां समझकर डर रही थी। सुमित्रा ने माया का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बेटा, मैं आर्यन की मां जरूर हूँ, पर आज मैं सिर्फ इंसान की मां हूँ। डर मत, मुझे बता उस रात क्या हुआ था। माया ने कांपते हाथों से सुमित्रा के गले में पहनी हुई एक सोने की चैन की तरफ इशारा किया। सुमित्रा चौंक गई। वह चैन सुमित्रा ने आर्यन को उसके बचपन में दी थी, जिसे आर्यन हमेशा पहनता था। माया ने इशारों में समझाया कि संघर्ष के दौरान उसने वो चैन आर्यन के गले से खींच ली थी और उसे कहीं छुपा दिया था। सुमित्रा को याद आया कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां एक गहरी झाड़ी थी। सुमित्रा ने इंस्पेक्टर रघु को फोन किया। पुलिस उस जगह पहुंची और वहां झाड़ियों के बीच से वो सोने की चैन बरामद हुई जिस पर आर्यन का नाम खुदा हुआ था, और उस चैन के हुक में माया के खून के निशान और उसके कपड़ों का रेशा फंसा था। सुमित्रा को वो चैन लेकर कोर्ट वापस पहुंची। अब आर्यन चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले थे, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और उसे अपनी ही कनपट्टी पर रख लिया। आर्यन चिल्लाया, अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं खुद को ही गोली मार लूंगा। माँ, अभी भी वक्त है, अपनी गवाही बदल लो, वरना तुम अपने इकलौते बेटे की लाश देखोगी। माँ की ममता और न्याय की लड़ाई अब मौत के मुहाने पर खड़ी थी। क्या सुमित्रा अपने बेटे को मरते हुए देख पाएगी या एक बार फिर ममता जीत जाएगी और न्याय हार जाएगा? कोर्ट में चारों तरफ सन्नाटा था। आर्यन की कनपट्टी पर पिस्तौल थी और उसकी आंखों में पागलपन। वह चिल्लाया, जज साहब, फैसला बदल दीजिए। माँ, कह दो कि वो चैन तुम्हारी नहीं है। कह दो कि तुमने मुझे फंसाने के लिए झूठ बोला, वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगा। सुमित्रा के कदम डगमगा गए। एक पल के लिए उसकी ममता जाग उठी। उसने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। क्या वह आज उसे
उसे अपनी आंखों के सामने मरते देख सकती थी। सुमित्रा धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने बड़े प्यार से कहा, बेटा पिस्टल नीचे रख दे। तू मेरा चांद है, मेरी बरसों की तपस्या है। मैंने तुझे भूख और गरीबी से लड़कर बड़ा किया है, तुझे मरते देखने के लिए नहीं। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसे लगा कि माँ फिर से हार गई। उसने पिस्तौल थोड़ी ढीली की, लेकिन सुमित्रा रुकी नहीं। वह और करीब आई और आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। सुमित्रा ने सिसकते हुए कहा, बेटा जब तू छोटा था और तुझसे कोई गलती होती थी तो मैं तुझे सजा देती थी ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके। आज तूने जो पाप किया है उसकी सजा मौत नहीं बल्कि प्रायश्चित है। अगर तू आज खुद को गोली मार लेगा तो तू एक कातिल और डरपोक बनकर मरेगा, लेकिन अगर तू जेल जाएगा तो शायद एक दिन तू फिर से मेरा बेटा बन सकेगा। आर्यन का अहंकार अभी भी नहीं कम हुआ। उसने सुमित्रा को धक्का दिया और चीखा, मुझे आपके उपदेश नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। जैसे उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, सुमित्रा ने झपटा मारकर पिस्तौल का रुख ऊपर की तरफ मोड़ दिया। ठाई की आवाज आई, गोली छत में जा लगी। उसी पल पुलिस ने आर्यन को दबोच लिया। आर्यन जमीन पर पटक दिया गया। वह गालियां दे रहा था, अपनी ही मां को कोस रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने सुमित्रा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे और वहां सिर्फ एक पत्थर जैसी दृढ़ता थी। जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। भारतीय दंड संहिता के तहत आर्यन को हत्या की कोशिश, सबूत मिटाने और गवाहों को डराने के लिए आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और यह अदालत सुमित्रा जी के साहस को सलाम करती है, जिन्होंने समाज को दिखाया कि एक माँ सिर्फ जीवन नहीं देती बल्कि सही और गलत रास्ता भी दिखाती है। आर्यन को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही थी। उसने एक बार मुड़कर सुमित्रा को देखा। सुमित्रा खड़ी रही। उसने अपना हाथ नहीं हिलाया, न ही वह रोई। कोर्ट से बाहर निकलते समय सुमित्रा सीधे उस अस्पताल पहुंची जहां माया भर्ती थी। माया अब खतरे से बाहर थी। सुमित्रा ने माया के माथे को चूमा और कहा, बेटा आज से तेरा कोई नहीं है, तो मैं हूँ। तू मेरी बेटी बनकर मेरे घर चलेगी। माया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सुमित्रा का हाथ थाम लिया। सुमित्रा ने साबित कर दिया कि ममता का मतलब सिर्फ अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालना नहीं होती। सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, चाहे इसके लिए उसे खुद अपने ही हाथों से अपने बेटे की बेड़ियां क्यों न कसनी पड़े। अदालत की वो सीढ़ियां आज एक गवाही थी कि जहाँ न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी होती है, वहीं एक माँ की खुली आंखें समाज को डूबने से बचा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।